चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 11 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इस अध्याय में हम किस किस के बारे में जानेंगे? हम क्या जानते हैं? प्रारंभिक प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं, प्रकाश अभिक्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन परिवहन, एटीपी तथा एनएडीपीएच कहाँ प्रयोग होते हैं, पथ, प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी प्राणी यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकता के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। क्या कहा गया है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी किस पर निर्भर करते हैं? पौधे पर, और पौधे अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। सीधी सी भाषा में बोले तो पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अतः वे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। पौधे क्या है? स्वपोषी है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है। अन्य सभी जीवों जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं, और जो जीव दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए उन्हें क्या कहेंगे? विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी की परिभाषा आपको आनी चाहिए। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल में लेंगे हम हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और विषमपोषी क्या होते हैं? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करें, उसे हम क्या कहेंगे? विषमपोषी। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे मानव का, जंतु का, चिड़ी, कुछ भी ले लो आप। अगर आप छोटे लेवल पे देखें तो घर में आप अपने माँ बाप पे अगर भोजन के लिए निर्भर है तो क्या होंगे? माँ बाप खुद क्या होंगे? स्वपोषी, और हम क्या कहलाएंगे? विषमपोषी। वैसे तो अपने माँ बाप भी विषमपोषी है क्योंकि वो खुद नहीं बनाते। वैसे अगर हम पैसों की तरफ देखें या फिर किचन में खाना बनाने की तरफ देखें तो वो क्या होंगे? स्वपोषी। अपनी माँ भोजन खुद बनाती है और हम अपनी माँ का बनाया हुआ भोजन खाते हैं तो हम क्या होंगे? विषमपोषी, क्योंकि माँ के भोजन पर निर्भर है। आगे देखते हैं। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव है वो ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करेंगे? सूर्य के प्रकाश पे, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, सभी सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। क्या है? जीवन का आधार। प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में बताया जाएगा जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं। हम क्या जानते हैं? देखते हैं हम क्या जानते हैं। आइए पहले यह पता करें कि हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में क्या जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल पत्तियों का हरा वर्णक। क्लोरोफिल क्या है? स्टार लगा लीजिएगा। जो हरे पेड़ पौधों में जो पत्तियों में पाए जाने वाला क्या है? एक वर्णक, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश मतलब ऊर्जा के लिए जरूरी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसमें क्या क्या बताया गया? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल वर्णक, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
आपने शायद सबलित वेरीगेट पत्तियों अथवा उसी पत्ती जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया हो और प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च मंड बनाने का प्रयोग को किया गया हो। स्टार्च के लिए इन पत्तियों के प्रशिक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है। इस प्रयोग से क्या हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होगी। हरा भाग कौन पर होता है? जैसे पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग की होती है। इनके तने में बाकी जगहों पे नहीं होती। वो कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं या काष्ठीय होते हैं। तो क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे भाग में संपन्न होती है, जहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आपने एक अन्य प्रयोग आदि पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग प्रखनली के अंदर रखा होगा और इसमें KOH से भीगी हुई रुई भी रखी होगी। अब KOH का क्या काम होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। उसको क्यों रखेंगे हम KOH को प्रखनली में? ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। आगे, जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का प्रशिक्षण करते हैं। इस प्रशिक्षण में आपको पता लगेगा कि पत्ती का जो भाग प्रखनली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस प्रशिक्षण से क्या पता चला कि जो भाग धूप में था उसमें स्टार्च पाई गई है और जो धूप में नहीं था उसमें क्या है? स्टार्च एब्सेंट है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जहाँ पर धूप होगी वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट होगा और जहाँ पर धूप एब्सेंट होगी वहाँ पर स्टार्च एब्सेंट होगा। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्या सिद्ध होता है इस प्रयोग से? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? आगे देखते हैं हम प्रारंभिक प्रयोग। ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ोगे आपका बेस क्लियर होगा, मजबूत होगा। प्रारंभिक प्रयोग, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को अक्सर इम्पोर्टेंट लेस मानते हैं, ऐसे सोचते हैं ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में नहीं आता ये बात सही है, लेकिन ये हमारी नींव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चीज़ को इसको आपको 2-3 बार तो पढ़ना ही है, चाहे बेशक एग्जाम में ना आए। उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। सबसे पहले नाम आता है जोसेफ प्रिस्टले का। किसका? जोसेफ प्रिस्टले का। मेरे साथ साथ ये नाम रिपीट कीजिएगा, जोसेफ प्रिस्टले। आपके ब्रेन में ये नाम अच्छे से छप जाना चाहिए, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है, मतलब हरे पौधे के लिए हवा महत्वपूर्ण है। आपको शायद याद होगा कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। इस लाइन को आप स्टार लगा लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। एक बार रिपीट कीजिएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेलजार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। एक मतलब बंद स्थान, मतलब एक, ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये रहा। बंद स्थान में आप मोमबत्ती रखेंगे कि मोमबत्ती जलाकर उसके ऊपर आप कोई गिलास वगैरह रखेंगे तो बाद में गिलास को उठाएंगे तो देखेंगे मोमबत्ती बुझ चुकी है। क्यों? क्योंकि उसमें किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की। इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा।
मतलब एक छोटे स्थान पर अगर हम चूहे को पैक कर दें तो दम घुट जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नॉर्मली हम एग्जांपल देते हैं बच्चों को कि अलमारी में या बंद जगहों पे नहीं छुपना चाहिए जब वो छुपन छुपाई खेलते हैं, क्योंकि इसमें दम घुटने की प्रक्रिया बढ़ती है और बच्चों की कई बार डेथ हो जाती है। यही कारण है, यही एक्सपेरिमेंट इसमें दिखाया गया है चूहे के ऊपर। इस अवलोकन के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं वे हवा को शक्ति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा, उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने निम्न परिकल्पना की कि पौधे उस वायु की शक्ति पूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। मतलब पौधे वो चीज देते हैं जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक होती है या प्राणी के लिए सांस लेने में आवश्यक होती है। हम ये एक्सपेरिमेंट समझते हैं। ये पहले डायग्राम में क्या दिखाया गया है, एक जलती मोमबत्ती एक चूहे को एक साथ रखा, इनके ऊपर क्या रख दिया, ये एक जार रख दिया। फिर क्या हो गया, जलती मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन सारी यूज कर ली गई। लेकिन फिर इसके साथ एक पुदीने का पौधा रख दिया गया, मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी जीवित रहा। क्यों? क्योंकि जब ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा अपने लिए और वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये चूहा यूज कर लेगा। इससे इनका प्रोसेस बन गया, मतलब इनकी प्रॉपर अभिक्रिया होती रही, प्रोसेस बन गया, तो ये चीज कामयाब हुई। आगे देखते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का प्रयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती के कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद यह जलेगी अथवा नहीं। आगे, सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती जलाने के लिए आवश्यक कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हो। आगे नेक्स्ट है जॉन इजेनहाउस। क्या नाम है? जॉन इजेनहाउस। पिछला कौन सा नाम पढ़ा हमने? जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम पढ़ा? जोसेफ प्रिस्टले। ये क्या नाम है? जॉन इजेनहाउस ने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का प्रयोग किया जिसमें उसने एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इजेनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधों के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी, अतः उसने यह दिखाया कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। इजेनहाउस ने क्या साबित किया कि पौधों का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ता है। उन्होंने क्या साबित किया? इजेनहाउस ने पौधों का हरा भाग, जहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, वही ऑक्सीजन छोड़ता है। आगे देखते हैं हम। 1854 से पहले तक की इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वॉन सेचस ने जूलियस वॉन सेचस ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है। पौधे वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगी। ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। इसके बाद के दिनों से यह पता लगा कि पौधों का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग, जैसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में होता है। जो क्लोरोफिल होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाओं में, स्पेशल भाग में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की कोशिकाओं में। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित रहता है।
ये लाइन आप स्टार लगा लीजिएगा। जूलियस वॉन सेचिस ने क्या बताया कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। जूलियस वॉन सेचिस ने क्या बताया कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित रहता है। आगे देखते हैं। अब आप T.W. एजिलमैन 1843 से 1909 तक का समय था उनका, द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर ध्यान दें। T.W. एजिलमैन इसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों को अलग किया। क्या किया? प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों से अलग किया। और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा, कौन सा हरा शैवाल? क्लेडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था, को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल व नीले प्रकाश के क्षेत्रों में एकत्रित हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए व बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। 11.4 खंड में इसका वर्णन किया गया है। आगे हम देखेंगे। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी के प्रकाश में ऊर्जा का प्रयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या? इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा। जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर कर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का प्रकाश की ऊर्जा में उपयोग करके पौधे क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को अनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्रकाश की प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, CH2O प्लस ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। जहां पर CH2O एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कोरेलिनियस वैन नील ने, जिनका समय 1897 से 1985 के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया। कोरेलिनियस वैन नील ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका अध्ययन बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। किस पर था? बैंगनी और हरे बैक्टीरिया पर। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। देखते हैं। 2H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश के प्रेजेंट में 2ACH2O प्लस पानी। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत ऑक्सीजन देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। जब H2S बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन पानी से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या बताया गया है इसमें? जो हरे पौधों में ऑक्सीजन निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि वह जो पानी अवशोषित करता है वो वाली ऑक्सीजन होती है। सीधी सी बात है, हरे पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो पानी वाली ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं होती। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण निम्नलिखित है। क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड की आप अणु लेंगे, 12 पानी के लेंगे, प्रकाश के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाएगा, पानी बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज को प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली ऑक्सीजन को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है।
यह एक एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप यह वर्णन करेंगे कि उपरोक्त समीकरण में जल के 12 अणुओं का क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप टॉपिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है। अध्याय 8 में पढ़ने के बाद निश्चित ही आपका उत्तर होगा कि हरी पत्तियों अथवा आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में। निश्चित ही आपका उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों में संपादित होती ही है, लेकिन यह पौधों के लिए अन्य सभी हरे भागों में भी होती है। क्या आप पौधों के कुछ अन्य भागों का नाम बता सकते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण संपादित हो सकता है। आपने पिछली इकाई में पढ़ा होगा कि पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होता है जिससे कि वे इष्टतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त कर सकें। आपके विचार से हरित लवक कब अपने सपाट पटल भित्ति के समानांतर पंक्तिबद्ध होंगे? वे आपतित सूर्य के प्रकाश से कब लंबित होंगे? अब हम डायग्राम देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाया गया हरित लवक के काट आरेखित प्रस्तुतिकरण। ये किसका है डायग्राम है? हरित लवक का। किसका है? हरित लवक का। इसको समझते हैं। दोहरी झिल्ली वाला है ये। बाहरी झिल्ली होगी एक तो इसके, फिर दूसरी क्या होगी इसके बाहरी झिल्ली के बाद में एक आंतरिक झिल्ली। क्या होगी? आंतरिक झिल्ली। हरित लवक में 2 झिल्लियां पाई जाती है, बाहरी और आंतरिक। ये इसमें क्या बनी हुई है? पिट्ठिका पटलिका। क्या बनी हुई है? पिट्ठिका पटलिका। और इसमें क्या है? ग्रेना। क्या है? ग्रेना, पिट्ठिका। राइबोसोम के अणु मिलते हैं इसमें। स्टार्च की कणिकाएं हैं, लाइपिड की बूंदे हैं। आगे देखते हैं। आपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेला और स्ट्रोमा तरल होता है। क्लोरोप्लास्ट एक झिल्ली तंत्र होता है। क्या होता है? एक झिल्ली तंत्र होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेले और स्ट्रोमा तरल। क्या क्या मिलते हैं? ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेले और स्ट्रोमा तरल। आगे क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करता है। क्या होता है? झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा। एटीपी NADPH का संश्लेषण करता है। क्या करेगा? एटीपी और NADPH का संश्लेषण। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है। स्टार लगा लीजिएगा इस लाइन को। स्ट्रोमा में क्या होती है? एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया होती है जो शर्करा का संश्लेषण करता है, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? स्टार्च में। पहली वाली प्रतिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है चूंकि यह पूर्णतः प्रकाश पर आधारित है। दूसरी प्रतिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है, अर्थात एटीपी NADPH जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में संपन्न होती है इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, कार्बन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विषय का विस्तृत अध्ययन बाद में इसी अध्याय में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं, इसके बारे में हम कल की क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में मोटिवेटिव कमेंट जरूर डालना। और आपके सपोर्ट के साथ ही ये चैनल ग्रो कर सकता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।